गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रदत्त व्यवस्थापन से क्या अभिप्राय है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन विधि निर्माण वैसे तो संसद का कार्य है, लेकिन आज संसद द्वारा जो कानून पारित होते हैं उनका स्वरूप अस्थि पंजर के समान होता है। उनमें नियम की एक मोटी रूपरेखा होती है। संसद द्वारा निर्मित कानून के मोटे खाके को विभागीय आदेश जारी करके रक्त मांस प्रदान करना संबंध विभागों का कार्य है। इसी को प्रदत्त विधायन कहते हैं। दूसरे शब्दों में इन आदेशों, नियमों तथा उपनियमों को जो संसद के किसी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए हों, प्रदत्त विधायन की श्रेणी में आते हैं। फाइनर के अनुसार, फाइनर ने इसे क्या कहा है? फाइनर ने इसे प्रदत्त व्यवस्थापन सार्वभौमिक है। समस्त व्यवस्थापिकाएं विभागों को कानून बनाने की शक्तियां हस्तांतरित कर रही हैं। इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अधीनस्थ व्यवस्थापन, उपव्यवस्थापन, विभागीय व्यवस्थापन, प्रशासकीय व्यवस्थापन आदि। इनको संविधिगत आदेश भी कहा जाता है। इसे कार्यपालिका द्वारा व्यवस्थापन भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण क्या हैं, क्यों इस व्यवस्था को हमने अपनाया है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन एक समाजवादी तथा जन कल्याणकारी राज्य में एक आवश्यकता है। इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि वर्तमान में लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण राज्य को बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कल्याण के लिए या जनता के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। और उन कार्यों को करने के लिए पहले विधि बननी चाहिए। तो विधियां की जो कानून होते हैं वो बहुत मात्रा में बनते हैं, और संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वो उन सारे कानूनों को स्वयं पारित करे। इस कारण जो जन कल्याणकारी राज्य में प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यकता है, इससे बचा नहीं जा सकता। इसके निम्न कारण हैं। सबसे पहले संसद के पास समय का अभाव। तो लोक कल्याणकारी राज्य को सर्वाधिक कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। यद्यपि संसद ने अपने कार्य के समय में कार्य दिवस बढ़ाकर वृद्धि की है, फिर भी उसे व्यवस्थापन को हस्तांतरित करना ही पड़ता है। तो इस कारण भी ये प्रदत्त व्यवस्थापन का कारण है कि समय का संसद के पास अभाव होता है, इसलिए वो अपनी कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंप देती है। दूसरा है कानूनों की जटिलता का बढ़ना। तो आजकल कानून निर्माण एक कठिन समस्या है। विज्ञान की उन्नति, तकनीकी विकास तथा औद्योगिकरण के कारण कानून की जटिलता बहुत बढ़ गई है। संसद के पास इतनी योग्यता नहीं होती कि वह कानून की इन जटिलताओं को भली भांति समझ सके। इसलिए आजकल संसद कानूनों की मोटी रूपरेखा को पास करके संतुष्ट हो जाती है और मंत्रिमंडल पर विशेषज्ञों की सहायता से कानून के विस्तार करने का भार छोड़ देती है। तो कानूनों की जटिलता बढ़ने से भी संसद ने अपनी कानून निर्माण की शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी है। अगला है इसके अंदर कानूनों का लचीलापन। तो संसद द्वारा पारित कानूनों को लचीलापन प्राप्त नहीं होता। बहुत से कानून ऐसे होते हैं जो समय और परिस्थिति के अनुसार कार्यान्वित होने चाहिए, अन्यथा वे व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता है कि कानूनों में लचीलापन, क्योंकि संसद जो कानून बनाती है, तो कानून की जो प्रक्रिया है वो आपने देखी कि जब कोई भी कानून बनता है तो पहले वो प्रस्ताव एक सदन में जाता है। एक सदन में उसके 3 वाचन होते हैं और वो 5 स्तरों से गुजरता है। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन। वहाँ से जब वो कानून पास हो जाता है तो वो दूसरे सदन में जाता है और इन्हीं 5 स्तरों से गुजरता है, और उसके बाद वो जो प्रस्ताव होता है वो सम्राट के पास जाता है। जब सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून की श्रेणी में आ जाता है। अब इस प्रकार के कानूनों को यदि बदलना हो तो आपको उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तो कानूनों में यदि लचीलापन लाना है तो वो कानून मंत्रिमंडल के द्वारा या कार्यपालिका के द्वारा बनते हैं, क्योंकि कार्यपालिका के अंदर ये कानून इस स्तरों से नहीं गुजरता है। केवल कार्यपालिका की बैठकें होती हैं और वहाँ पर कानूनों का निर्माण होता है। तो इससे कानूनों के अंदर लचीलापन आता है।
दूसरा है संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए। तो संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी सरकार को कई बार तुरंत कानूनों की आवश्यकता होती है। कई बार सरकार के लिए तुरंत अधिवेशन बुलाना संभव नहीं होता, इसलिए पुराने किसी कानून में परिवर्तन करके अथवा उसके किसी कानून को या आदेश को नियम तथा उपनियम द्वारा अनुपूर्ति करके उस स्थिति का सामना कर लेती है। तो संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए भी प्रदत्त व्यवस्थापन आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला है कि प्रदत्त व्यवस्थापन के जो लाभ हैं वो ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि ब्रिटेन में इसकी उपस्थिति का अनुमान इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि सन 1952 में संसद द्वारा निर्मित कानूनों ने संविधि पुस्तिका के 675 पृष्ठ घेरे, जबकि प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत निर्मित नियमों ने 3980 पृष्ठ घेरे। प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले समय की बचत होती है, इससे संसद का समय बचता है। कानूनों में लचीलापन आता है। विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं अपने विभागों को चलाने के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं, तो कानूनों के निर्माण में भी वो विशेषज्ञों की सहायता लेते हैं। तो इसमें विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। संकट काल का सामना करने में ये समर्थ रहते हैं, क्योंकि संकट काल का सामना इससे किया जा सकता है। और यदि किसी तुरंत कानून की आवश्यकता है तो मंत्रिमंडल अपनी बैठक फटाफट से करके और किसी भी कानून को डिसीजन ले लेते हैं और कानून को रूप दे देते हैं। तो इस प्रकार से संकट काल का सामना करने में भी प्रदत्त व्यवस्थापन सहायक है। आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि इससे आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार कानून बदले जा सकते हैं। तो ये प्रदत्त व्यवस्थापन के लाभ हैं कि समय की बचत होती है, कानून में लचीलापन आता है, विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है, संकट काल का सामना अच्छे से किया जा सकता है और आवश्यकता अनुसार कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब है इससे हानियाँ, क्योंकि जहाँ किसी भी व्यवस्था के अंदर लाभ होते हैं वहाँ हानियाँ भी होती हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर कार्यपालिका शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि इस जो सत्ता का जो केंद्र होता है वो सत्ता का जो केंद्र कार्यपालिका के हाथों में आ जाता है, क्योंकि वो विधि निर्मात्री भी हो जाती है और विधियों को लागू करने वाली भी हो जाती है। तो सरकार के 2 अंगों की शक्ति कार्यपालिका के अंदर समाहित हो जाती है, जो कि गलत है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था शक्ति पृथक्करण का, और उसने कहा था कि सरकार के तीनों ही अंग अलग अलग होने चाहिए। तो प्रदत्त व्यवस्थापन जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें कार्यपालिका जो कानूनों को लागू करने वाली संस्था है उसके पास कानूनों को बनाने की शक्ति भी आ जाती है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के ये प्रतिकूल है। लोकतंत्र के प्रतिकूल है, क्योंकि इसके अंदर जो है लोग कभी कभी कर लगाने की जो शक्ति भी प्रदान कर दी जाती है, जबकि कर लगाने की शक्ति उस संस्था को होनी चाहिए जो जनता की चुनी हुई है। तो जो संसद है, जो कॉमन सभा है, वो जनता की चुनी हुई संस्था होती है, वही बजट पारित करती है। लेकिन कई बार कॉमन सभा अपनी ये जो वित्तीय शक्ति है वो भी किसको दे देती है, कार्यपालिका को, जो कि लोकतंत्र के प्रतिकूल है। कानूनों में न्यायालय की शक्ति सीमित होती है। कभी कभी प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण न्यायालयों को कानूनों की वैधता की जांच करने की शक्ति भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार प्रदत्त व्यवस्थापन के ये हानियां हैं। अब हम देखते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रदत्त व्यवस्थापन को ख़त्म कर दिया जाए या इसे नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि प्रदत्त व्यवस्थापन एक आवश्यकता है और वर्तमान समय में ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि प्रदत्त व्यवस्थापन नहीं किया जाए और दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो व्यवस्थापिका होती है उसके जो कार्य करने का तरीका होता है, उसकी जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल होती है, वो बहुत देरी करने वाली होती है, और संसद जो है सत्र में बहुत कम रहती है। तो उतने सारे कानून नहीं बन सकते जितने कानून लोक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता होते हैं। इसलिए प्रदत्त व्यवस्थापन तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन जब करना है तो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था हम कर सकते हैं कि इसके विरुद्ध इसका जो दुरुपयोग कैसे रोका जाए। तो प्रदत्त व्यवस्थापन यदि एक आवश्यक बुराई है तो इसके दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण की व्यवस्था परम आवश्यक है। इसके निम्नलिखित संरक्षण व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। तो सबसे पहला है कि सावधानी से
प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए। तो प्रदत्त व्यवस्थापन का प्रारूप बहुत सावधानी से तथा ठीक तरह से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा है इसके अंदर स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाया जाना चाहिए कि जो प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता शक्तियों पर कुछ परिसीमाएं लगा दी जाएं ताकि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सकें। अगला है प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालयों को भेजी जा सके ताकि न्यायालय ये निश्चित करें कि अमुक अधिकारी ने अपनी स्वविवेक शक्ति का दुरुपयोग किया है अथवा नहीं। यदि ऐसा होगा तो प्रशासनिक अधिकारी कार्य करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखेगा। अब प्रशासनिक विनियमों को संसद की जानकारी के लिए भेजा जाए। तो कार्यपालिका ने क्या नियम और उपनियम बनाए हैं, इस बात की जानकारी संसद को होनी चाहिए। तो इसके लिए प्रशासनिक विनियमों को संसद की जानकारी के लिए भेजा जाना चाहिए। संसद में कार्यरत सदस्य विधायन समिति को प्रभावशाली बनाया जाए। तो इस प्रकार कार्यरत विधायन समिति को, प्रदत्त विधायन समिति को जो है प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम प्रदत्त व्यवस्थापन को देख सकते हैं, इसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसके विरुद्ध संरक्षण की क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रदत्त विधायन की उपयोगिता तथा अनिवार्यता पर कोई विवाद नहीं है। केवल आवश्यकता यह है कि कार्यपालिका पर संसद का समुचित नियंत्रण रहे, जिससे प्रशासकीय अधिकारी स्वेच्छाचारी ना बन पाएं तथा नागरिक स्वाधीनता सुरक्षित रहे। वास्तव में इस प्रणाली के आलोचक भी किसी न किसी रूप में इस प्रणाली को बनाए रखना चाहते हैं। धन्यवाद।